स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आजकल हम अपनी वीडियो में सीबीएसई के सैंपल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 तक हम कवर कर चुके हैं। 2 वीडियोस हमारी अपलोड हो चुकी हैं। आज हम इसका जो सेक्शन बी का जो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको आपके सामने लेके आए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और बहुत ईजी तरीके से हम आपको इन क्वेश्चन को समझा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आपकी हमारी पहली क्लास में जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी इज। ठीक है, ए और बी पॉइंट का आपको कोई यहाँ पर ए एंड बी पॉइंट आपको दिया हुआ है किसी लाइन पे। इसको आप थोड़ा फिगर से समझने की कोशिश करिए। ए और बी आपको दिए हुए हैं, ए के कोऑर्डिनेट भी आपको दिए हुए हैं और ये बी के भी कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में ये कहता है कि आपको एक इक्वेशन, एक लाइन का इक्वेशन बताना है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस एबी का। इस एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मींस क्या है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को बीच में से क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मींस 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सपोज ये पॉइंट हमारे पास ओ है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे एक बात है, आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है स्टूडेंट्स। तो इस लाइन की स्टूडेंट कैसे इसकी आप इक्वेशन बता सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इस बारे में आपने सोचना है। देखिए, आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरीके का क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट आपको थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक बात आप ध्यान से सुनिए कि ये जो लाइन है हमारे पास, जिसकी हमको इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, ये लाइन किससे मिलकर बनी होगी, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी होगी। ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर पॉइंट बनी होगी। सपोज मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे P। सपोज मैंने क्या किया, एक P यहाँ पर पॉइंट ले लिया और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो ले ली मैंने एक्स एंड वाई। इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट वो मैंने क्या ले लिए हैं, एक्स एंड वाई ले लिए हैं। तो अब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, ये अगर बाइसेक्टर है इसका, ये अगर ये लाइन इसकी बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्लियर है कि ये पॉइंट यहां से और यहां से इस P पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम A एंड P पॉइंट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम B ये इक्वल होगी। देखिए, ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी पॉइंट A से और पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी B से वो क्या होगी, इक्वल होगी। मींस यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि PA इक्वल टू PB होगा। कंडीशन क्यों, क्योंकि ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो अब आप देखिए, आपको ये तो पता है कि 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस का फॉर्मूला तो सबको पता है कि d इक्वल टू हमारे पास होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम क्या पीए निकाल सकते हैं, हम पीए बिल्कुल निकाल सकते हैं। पीए अगर मैं निकालूं यहाँ पे तो पीए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं सीधा यहाँ वैल्यू रख देता हूँ, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधा वैल्यू रखता हूँ। पीए की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी x माइनस 4 होल स्क्वायर y माइनस 5 इक्वल टू पीबी। अगर मैं निकालूं तो पीबी की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, पीबी तो ये हो जाएगा x माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस आपके पास y माइनस इसकी वैल्यू है 3। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे वो साइड तो यहाँ पे स्क्वायर रूट तो हमारे पास हट जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर दिस इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। इस तरीके से अब इसको ओपन कर लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। इसे भी लिख लेते हैं y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। ठीक है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू बच रही है रिमेनिंग उसे लिख लेते हैं। ये जाएगा माइनस 8x माइनस 10y एंड ये 25 और 16 हमारे पास क्या हो जाएगा 41 प्लस 41 इज इक्वल टू, इसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा 4x और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा 4x एंड 6x। इसको लिख लेते हैं 4x एंड 6x। 6x नहीं आएगा, यहाँ पर y आएगा। ठीक है, ये जाएगा 6y माइनस 6y एंड ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 13। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको इधर लेके आते हैं या इसको उधर लेके चलते हैं तो जाएगा 4x माइनस 6y
प्लस 13, ये सारी वैल्यू उधर जाएगी तो हो जाएगी प्लस की 8x प्लस का 10y एंड माइनस 41 इक्वल टू 0, और ये 4x और ये हो जाएगा आपका 12x प्लस 4y एंड माइनस हो जाएगा हमारे पास ये, इसको माइनस करेंगे 41 माइनस 13, 41 माइनस 13 हमारे पास कितना हो जाएगा 8, 28 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व हम कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 से अगर डिवाइड करेंगे हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। देखिए 3x प्लस वाई माइनस 7 कौन सा हमारे पास है, ये हमारे पास ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो आपके एनसीईआरटी में इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी नहीं है, बट आपको कैसे इसको हैंडल करना है, देखिए कॉन्सेप्ट हमने क्या लगाया, हमने लगाया कि जो इस पे जो भी पॉइंट होगा स्टूडेंट ध्यान रखिए, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये कंडीशन इसके लिए होगी कि इस पे जो भी पॉइंट होंगे, जो भी पॉइंट आप लेंगे इस लाइन पे, वो इन ए और बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे हमारे पास। ठीक है, तो आप इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाइए और इजीली आपके सामने इक्वेशन बन के आ गई है, यही इक्वेशन हो जाएगी इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 में आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ये डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू थोड़ा सा लिख लेते हैं। अगर डी हमें मिड पॉइंट दिया है तो ये तो कंफर्म है कि सी डी इक्वल टू क्या होगा, बी डी होगा, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ हाफ ऑफ बीसी। ये तीन चीजें मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अगर डी मिड पॉइंट है इस बीसी का तो सी डी इक्वल टू बी डी होगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ हाफ ऑफ बीसी। अगर मुझे दोनों को अगर वैल्यू निकालनी है, सी डी या बी डी निकालनी है, तो हाफ ऑफ बीसी मैंने इसे लिख दिया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन कर रहा है देन द वैल्यू ऑफ कॉट वाई एंड कॉट एक्स, तो कॉट वाई पहले सबसे पहले लिखते हैं, कॉट वाई क्या होता है हमारे पास। कॉट वाई देखिए वाई आपके पास ये पूरा एंगल है, ये वाला एंगल आपका वाई है, और ये छोटा वाला एंगल आपका एक्स है, तो कॉट वाई आपको निकालना है। तो ये होता है आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इस y के साथ बेस कौन होगा, देखो एंगल के साथ कौन सी वाली साइड लगी हुई है, ये लगी हुई है, तो एंगल के साथ जो साइड होती है वो बेस होती है, तो ये हो जाएगा AC अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका BC। ठीक है, तो कॉट y हमने निकाल लिया। अब हमें कॉट x की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट x भी निकाल लेते हैं। कॉट x इक्वल टू, तो कॉट x के लिए ये छोटा वाला एंगल है, तो छोटा वाला एंगल तो हम इस वाले ट्रायंगल के अंदर लेना पड़ेगा, ACD के अंदर। इसके लिए बेस कितना हो जाएगा, इसकी ये किसके साथ लगा हुआ है, इस वाली लाइन के साथ लगा हुआ है, इस वाली साइड के साथ, तो ये बेस हो जाएगा AC अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका CD हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों वैल्यू निकाल ली है। अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें निकालना है cot y अपॉन cot x निकालना है। ठीक है, तो cot y हो जाएगा आपका क्या AC अपॉन BC, cot x मल्टीप्लाई हो जाएगा CD अपॉन AC, AC से AC हमारा कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम वैल्यू निकालना चाहें, अगर मैं निकालना चाहूँ BC की वैल्यू, अगर यहाँ से निकालूं तो BC की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, BC की वैल्यू हमें CD के टर्म में चाहिए, तो BC की वैल्यू अगर CD के टर्म में निकालूंगा तो 2CD हो जाएगा। CD तो ये हो गया, BC की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, BC की जगह पर 2CD लिख सकता हूँ, लेके आ गए 2CD। ठीक है, तो CD से CD कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया हमारा 1/2। तो cot y अपॉन cot x की वैल्यू आ गई इसमें हमारे पास 1/2। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही चल रहा है, ऑप्शन इज बी, योर राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस ईच। देखिए आपको ये बताना है कि 1/13 को कौन से वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि इसके बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट होना चाहिए क्या, 2 डेसिमल प्लेस के बाद। ठीक है, ये तो सबसे पहले आपके फर्स्ट चैप्टर का आपका क्वेश्चन है। तो एक बात आप समझिए कि एक तो सीधा तरीका आपके पास ये है कि 1/13 को आप इन नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1 बाय 1 ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, और जो आफ्टर 2 नंबर्स डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है, बट आपके एनसीईआरटी के जो हिसाब से इसको होना चाहिए इसका सॉल्यूशन, वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए टर्मिनेट होने के लिए आपको पता है कि जब टर्मिनेट हमारा कोई डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो उसके अपॉन में 2 पावर m और 5 पावर m के फैक्टर होने चाहिए, मतलब 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म में आपके पास उसके फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो इसके डिनोमिनेटर में तो 13 है, इसके डिनोमिनेटर में 13 है, तो आपको सबसे पहले 13 को यहाँ से रिमूव करना होगा।
तो 13 को रिमूव कैसे किया जा सकता है, जब आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को डिनोमिनेटर से अगर हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 13 को न्यूमरेटर से उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर आपको न्यूमरेटर के अंदर। ठीक हो गया। अब ये आप बताइए कि आपके पास 2 पावर और 5 की पावर में आना चाहिए, क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 13 है। ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 13 है। क्योंकि 2 और 5 की फॉर्म में इसके फैक्टर आ ही नहीं पाएंगे। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, ए एंड बी। ठीक है, तो ये कैसे होगा, देखिए आपको आफ्टर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए आफ्टर 2 डेसिमल हटना चाहिए। तो आफ्टर 2 डेसिमल कहां से आएगा, यहां से आएगा। देखिए अब जब 100 से किसी को नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, उसका जो टर्मिनेट होगा वो क्या होगा, डेसिमल के 2 नंबर्स के बाद होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 100, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा 13/100 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका हमने बहुत इजी तरीके से आपको ये बता दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए आपके सामने फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा नहीं है बट आपको समझना है, इस फिगर से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपके सामने क्या दिया हुआ है, देखो ये आपको एंगल बी पर रेक्टेंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके बीच में आपको ये बी एफ बी जी डी एफ आपके सामने एक स्क्वायर बना हुआ है। आपको इस स्क्वायर की साइड कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस स्क्वायर की साइड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, सपोज ये एक्स है, स्क्वायर है तो इसकी ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक्स कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील किया जाएगा, देखिए ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप समझेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा। देखिए क्या करना है, देखो सबसे पहले एक चीज आप समझिए कि जब भी आपके सामने इस तरह की कोई ट्रायंगल होता है, ठीक है, ये ट्रायंगल्स में देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बड़ा वाला है हमारे पास, एक छोटा वाला ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, तो 3 ट्रायंगल इसके अंदर बन रहे हैं। तो ऐसे में आपने ये ध्यान रखना है कि आपको किन्हीं भी 2 ट्रायंगल्स को आप क्या कर लीजिए, सिमिलर कर लीजिए। ठीक है, सिमिलर प्रूव कर लीजिए, उसके बाद आप साइड्स का रेशियो निकालिए, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार मुझे आप बताइए कि जी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये टोटल अगर आपकी 8 सेंटीमीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, ये एक्स है, तो 8 में से अगर x को माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जी ई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 8 माइनस एक्स आ गई। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसे, देखिए किस तरीके से करेंगे आप। तो हम इसमें करते हैं कि ए बी सी ए बी ई ट्रायंगल, ए बी ई इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल डी जी ई, दोनों को क्या करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टडी करते हैं, इनको सिमिलर करके देखते हैं, कोशिश करते हैं ये सिमिलर हम अगर हमारे हो सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, तो हमारा क्वेश्चन उससे ईजी बन जाएगा। इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी ई और डी जी ई को हमने सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए ए वाली हम एक्सियम को लेके चलते हैं, उस वाले फॉर्मूले को लेके चलते हैं। तो आपको ये तो पता है कि अगर देखिए ए बी, ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा, ये 90 डिग्री आपको गिवन है, तो इसके पैरेलल ये लाइन है, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसमें यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल डी जी ई। ठीक है, क्यों, आपको पता है कि 90 डिग्री एंगल है हमारे पास, क्या बन रहा है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर एंगल हमारा। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास ये देखिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल ई हमारे पास कॉमन है, तो एंगल ई इक्वल टू एंगल ई, ऐसा रीजन क्या है, ये कॉमन है बच्चों। ठीक है, आई होप इतना आपकी समझ में आ गया होगा। तो ए वाला यहाँ पर हम लगा सकते हैं बाई ए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी जी ई, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमारे सामने क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन चुका है। अब आपको साइड की रेशियो लिखना सीखना है, कैसे लिखा जाएगा। देखिए सिमिलर, अगर सिमिलर प्रूव हो चुके हैं तो साइड का रेशियो कैसे लिखेंगे। हमने सबसे पहले इस एंगल को इस एंगल को बराबर किया, देखो ए बी ई का हमने ये एंगल बराबर किया था, तो ठीक इसके सामने साइड कौन सी होगी, ए ई हो जाएगी। अब छोटे वाले ट्रायंगल में आइए, छोटे वाले ट्रायंगल हमने ये, इसका ये एंगल था, इसके इक्वल ये वाला एंगल था, तो इसके साइड लीजिए, इसका साइड क्या हो जाएगा, डी ई, इसकी जो सामने साइड होगी इसको आपने लिखना है डी। उसके बाद हमने कौन सा एंगल किया था, ई, तो बड़े वाले ट्रायंगल में ई एंगल के सामने सबसे बड़ी के सामने साइड कौन सी है, ए बी है, अपॉन
यही एंगल दूसरा भी था, एंगल इक्वल टू एंगल ई छोटे में, तो इसके सामने जो साइड होगी इसकी छोटे वाले की हो जाएगी डीजी। ठीक है, अब आपके सामने कौन सी साइड बच गई है लिख लीजिए, तो तीसरी साइड बची उसको लिख लीजिए, हो जाएगा बड़े वाले में आगे बीई और छोटे वाले में क्या आ गई जी। ठीक है, तो इसमें वैल्यू लिख के देखते हैं, जो वैल्यू हमें पता होगी दोनों को हम इक्वल कर लेंगे, जो हमारे काम का होगा उसे रख लेंगे। तो ए ई की वैल्यू अगर देखी जाए तो हमें नहीं गिवन है, डी ई की वैल्यू भी हमें नहीं गिवन है, इसे छोड़ देते हैं, इसे हमें कोई जरूरत नहीं है। इसे देखते हैं ए बी की वैल्यू हमें पता है 16, डी जी की वैल्यू भी हमें पता है, डी जी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी एक्स, बी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और जी ई की वैल्यू भी हमने निकाली थी 8 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आप 8 टू जा, इसको यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा आपका 16 माइनस 2x इक्वल टू एक्स, और ये आपके पास 16 2x इधर चला गया तो प्लस का हो जाएगा, 3x आ गया, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू आ गई 16 अपॉन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गई x, और x हमने क्या लिया हुआ था, स्क्वायर की साइड ली हुई थी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16/3 सेंटीमीटर, मींस ऑप्शन बी योर राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन देखो हमने कितना इजी बना दिया, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप सिमिलरिटीज के अंदर कैसे भी दो ट्रायंगल के अंदर ले आइए, तो आपका इजी क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। स्टूडेंट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट्स joining R and S in ratio K/1। If P lies on the line this, then the value of K। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्या, आपके सामने क्या क्या आ रहा है, देखिए ये आपके सामने एक लाइन है, लाइन है R और S पॉइंट वाली। ठीक है, ये पॉइंट R है, ये S है, एंड कोऑर्डिनेट है आपके R के -1 एंड 3, और S के कोऑर्डिनेट है 9,8। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को P डिवाइड्स करता है। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को P डिवाइड कर रहा है, सपोज ये P डिवाइड कर रहा है ना, ये P यहां पर है। ओके, अब कहता है कि इफ P लाइज ऑन द लाइन, ये जो P है एक लाइन पे लाई कर रहा है, सपोज ये लाइन है एक, ये लाइन है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, x माइनस 2 x माइनस वाई इक्वल टू 2 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये P क्या कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस K की वैल्यू क्या होगी, और ये इसको क्या करता है, प्योर K/1 में इसको डिवाइड भी कर रहा है। ये पॉइंट, जो पॉइंट P है वो इस RS लाइन सेगमेंट को K/1 में डिवाइड कर रहा है, और ये जो P है ये इस लाइन से होके जा रहा है। ठीक है, तो अगर देखिए थोड़ा ध्यान से सोचिए, अगर हम क्या करें, इस P के कोऑर्डिनेट निकाल दें स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हम P के कोऑर्डिनेट निकाल दें तो ये जो P है ये इस पर लाई कर रहा है, तो इस P के जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे x और y फॉर्म में, क्या वो इस लाइन सेगमेंट को सेटिस्फाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन से अगर पास होता है तो वो क्या करता है, उस लाइन सेगमेंट को सेटिस्फाई करता है, मतलब वहां पर अगर आप x और y की वैल्यू अगर रख लेंगे तो आपका वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इजी मेथड है। देखो आपका ये मैंने डायग्राम बता दिया, एक फ्रेम बता दिया कि किस तरीके से आप करना है। तो आप देखिए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले इस P के कोऑर्डिनेट निकालिए। तो P को आपने सेक्शन फॉर्मूला तो पढ़ा ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो K/2 के हिसाब से हम P का सेक्शन फॉर्मूला निकालेंगे। तो P का जब सेक्शन फॉर्मूला निकालेंगे तो होगा क्या, देखिए यहां से आप इधर मल्टीप्लाई करिए, तो 9K प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास -1 अपॉन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, हो जाएगा K प्लस 1। ऐसे y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3 से यहाँ डिवाइड कर लीजिए या पहले इधर कर लीजिए, जैसे हम कर रहे थे अभी तक। K मल्टीप्लाई में 9 किया था तो ये आ जाएगा K मल्टीप्लाई 8K, ये हो जाएगा आपका प्लस 3 अपॉन K प्लस 1। ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सॉल्व हम अगर करेंगे तो P इक्वल टू आ जाएगा 9K माइनस 1 अपॉन K प्लस 1 और 8K प्लस 3 अपॉन K प्लस 1, आपके आ गए कोऑर्डिनेट ऑफ P। ठीक है, P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे सामने आ गए। ठीक है, अब इस वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में रख लीजिए, मतलब x की वैल्यू ये रख लीजिए और y की वैल्यू ये रख लीजिए, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सेटिस्फाई अगर करना है तो यहाँ वैल्यू रख के देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू ये है हमारे पास 9
के माइनस वन अपॉन के प्लस वन माइनस वाई की जगह पर हम लिख लेंगे 8k प्लस 3 अपॉन के प्लस वन, इसे हमने क्लोज कर लिया, एंड प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब पूरी इक्वेशन को k प्लस वन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ जब k प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9k माइनस वन, यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8k माइनस थ्री, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2k प्लस वन से तो हो जाएगा 2k प्लस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना हमारे पास वैल्यू आएगी, देखिए 9 एंड 2 हमारे पास हो गया 11, 11 में से आप इस 8 को माइनस कर लिए तो ये 3k, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस फोर और जाएगा माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3। ठीक है, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2/3, मींस ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। तो बहुत इजी तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को बताया है। पहले आपको इसका मैंने पूरा फ्रेम बताया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, तो आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो जरूर इस चैनल को आप लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, इतना सपोर्ट आपका बनता है, इतना सपोर्ट आप लोग करेंगे मुझे उम्मीद है, तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप चाहे किसी बोर्ड से, आप चाहे हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हो, फर्स्ट एग्जाम चल रहे हो, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए कैसे इन क्वेश्चन को आपको करना है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर है आपके पास, ए बी सी डी एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी साइड आपको 14 सेंटीमीटर दी हुई है ना, और ई एच और जी इनके मिड पॉइंट है ना, एज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो ये जो डॉटेड लाइन से मैंने शो कर रखा है, आपको इस पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस स्क्वायर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, मैंने इसे, देखिए ये रेड लाइन जो आपको दिख रही है, इस रेड लाइन को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक ऊपर वाला पार्ट बन गया रेक्टेंगल, एक नीचे वाला रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो हम अगर लेते हैं ऊपर वाले रेक्टेंगल में, इन अगर हम लेते हैं ऊपर वाले रेक्टेंगल में, तो हो जाएगा इन रेक्टेंगल, क्या नाम है इसका, ए बी ई एच। ठीक है, तो एक बात बताइए, हम यहां पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल सकते हैं। देखिए इसके अंदर हमारे पास सेमी सर्कल दिख रहा है। ठीक है, तो ये शेडेड पार्ट है, इसी का मुझे एरिया निकालना है, मींस ये हमारे पास को मैं लिख देता हूं शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन है। तो किसी सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, ये होता है हमारे पास 5r²/2। अब एक बात ध्यान रखिए, देखिए ये टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, ये 14 है, ये 14 है, तो ये भी 14 होगी। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 14 का हाफ 7, तो ये हो जाएगा आपका पाई 7²/2। ये हमारे पास एरिया आ गया इस ऊपर वाले शेडेड पार्ट का। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं ट्राइंगल नीचे, आप सीधे इस नीचे वाले रेक्टेंगल में चलते हैं, इन रेक्टेंगल एच ई सी एंड डी। ठीक है, इस रेक्टेंगल के अंदर लेके चलते हैं। अब एक बात बताइए, आप मुझे अगर इस शेडेड पार्ट का अगर निकालना है एरिया, तो ये एरिया किसके बीच में है, ये एक रेक्टेंगल के बीच में है, और ये तो हमारे पास दो क्वाड्रेंट है। देखिए आप क्वाड्रेंट है, आप ध्यान से देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये वाला पोर्शन, इसे मैं रेड वाले से बनाता हूँ, देखिए रेड वाले से बना देता हूँ, रेड वाले से, ये डॉटेड पोर्शन ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ये क्या है हमारे पास, ये क्वाड्रेंट है बच्चों हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस टोटल एरिया में से, इस रेक्टेंगल के एरिया में से अगर मैं इस दो क्वाड्रेंट के अगर एरिया को माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, शेडेड एरिया ब्लैक वाला। ठीक है, तो मुझे यही वाला पार्ट निकालना भी है, तो यही हम करेंगे इन रेक्टेंगल एच ई सी डी में, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस
2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि दो क्वाड्रेंट हमारे इसके अंदर है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये तो लेंथ इंटू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ इसकी हमारे पास कितनी है, लेंथ हमारे पास है 14, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी इसकी 7, ये 7 है, इसका हाफ ये हो जाएगी 7, ये हो जाएगी 14 माइनस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ये वैल्यू अगर रखेंगे तो हो जाएगा 98 माइनस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, हो जाएगा पाई अपॉन 2 इंटू आर की वैल्यू है 7 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे वाले इस शेडेड पोर्शन का एरिया, और ऊपर हमने निकाल लिया इस वाले शेडेड पोर्शन का। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इस वाले पार्ट में इसको दोनों को सबको ऐड कर लीजिए, तो हो जाएगा 98 माइनस पाई अपॉन 2 7 स्क्वायर प्लस पाई अपॉन 2 7 स्क्वायर। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया है। ठीक है, और वैल्यू हमारे पास आ गई 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास 98 सेंटीमीटर स्क्वायर मींस आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। कितने इजी तरीके से, कितने इजी मेथड से हमने इस क्वेश्चन को कवर किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37 पे। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने देखो, फिगर मैंने बनाया हुआ है, क्वेश्चन में आपके सामने पढ़ देता हूँ। ठीक है, कि आपके पास एक ओलंपिक रिंग्स बनी हुई है यहाँ पर 5, और इसमें है क्या कि ये सारे जो सर्किल्स हैं कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, आप समझ के देखिए, फिगर में लग तो नहीं रहा है कॉन्ग्रुएंट जैसे, बट आप इनको ये इमेजिन करके चलिए कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मींस ये होता है कि सबका जो रेडियस होगा, जो इक्वल रेडियस वाले सर्कल, देखिए कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, सर्कल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब इनका रेडियस क्या होगा, इक्वल होता है। ठीक है, सबका इक्वल रेडियस होगा। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है, मींस सबका जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके बाद आपको बोलता है कि इंटरसेक्टिंग इन सच अ वे दैट द कॉर्ड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स इज आल्सो ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। देखिए ये जो इन्होंने सर्कल, दो सर्कल ने आपको कट किया हुआ है इसमें, तो यहाँ पर एक कॉर्ड बन रहा है। देखिए ये कॉर्ड है हमारे पास, इस अगर मैं ए और बी को मिलाऊं तो ये हमारे पास क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, इस कॉर्ड की जो लेंथ है ये भी आपको बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर है। ये भी आपको कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड भी 1 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ओके, उसके बाद बोलता है कि टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन अज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ द रिंग्स टू बी नेग्लिजिबल। तो आपको बताना है कि जो जितने भी डॉटेड एरिया हैं, ये हो गया, ये इनका आपको एरिया बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने पढ़ लिया है, फिगर आपके सामने रखा हुआ है, तो इस फिगर को आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले देखिए, एक बात बताइए कि मैंने अगर सपोज ए और बी को यहाँ पे मिला लिया, इस कॉर्ड को बना लिया है, अब मैं जो ये ओ वाला पॉइंट है हमारे पास, जो सेंटर है इस सर्कल का, इसे मैंने बी से भी मिला लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सर्कल बन गया। अब इस सर्कल की यहाँ पर ये रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर, और इस कॉर्ड की लेंथ भी आपको कितनी दी हुई है, ये भी 1 सेंटीमीटर दी हुई है। तो एक बात बताए, ये क्या ट्राइंगल ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन चुका है कि नहीं बन चुका है, बना है ना। ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या होती है, जो कंडीशन होती है कि आपका जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ईच एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप एक बात बताइए कि किसका एरिया, अगर मैं यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालूं, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालता हूं, तो एरिया ऑफ सेगमेंट मेरे पास कौन सा आएगा, इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, नहीं इसका एरिया आ जाएगा। बट आप एक बात बताइए कि ये सेगमेंट तो रहेगी हमारे पास, तो इसका कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें यहाँ से ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इसका रेडियस ओ ले लेंगे, इसे यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया जाएगा, फिर हम यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल हमारे पास बनेगा, और उसके बाद हम फिर कैलकुलेट करेंगे, तो ये हम इसका एरिया निकाल लेंगे ये वाले फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट का। ठीक है, तो ऐसा हमें क्यों करना है, सब कुछ जब आपके पास वैल्यू इक्वल दी हुई है तो आप सीधा से एक तरीका करिए, वो काउंट कर लीजिए कितने हैं। एक के अंदर 2 हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 मल्टीप्लाई 2 8, मीन्स आपके पास जो सेगमेंट की जो टोटल जो वो काउंट होगी वो कितने होंगे, 8 आपके पास सेगमेंट बने हुए हैं। तो क्यों ना मैं इस फॉर्मूले को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं। मेरे पास सबसे अच्छा तरीका यह है कि इस फॉर्मूले को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक की जो आएगी हमारे पास एरिया, वही इस 8 की आएगी। 8 की कैलकुलेट करने के लिए उस 1 वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो ये हमारा इजी तरीका हो जाएगा। तो अभी वैल्यू यहाँ रख के देख लेते हैं और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। देखिए 8 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पाई को ऐसे रख लीजिए, आर आपके सामने 1 दिया हुआ है 1 स्क्वायर, और थीटा आपके सामने है 60 अपॉन 360
माइनस 1 स्क्वायर इज 1 एंड साइन 60/2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 8। ठीक है, 8 के फॉर्म में इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए भी, ये आ गया 6, तो ये आ जाएगा आपका पाई/6 माइनस ये साइन 60 की वैल्यू होती है √2, √3/2, तो √3/2 और 2 यहाँ नीचे भी है तो हो जाएगा 4। ठीक है, देखिए ये आपका आंसर आ चुका है। अब इस आंसर को मैच कर लीजिए, ऑप्शन डी आपका सही है। देखो क्वेश्चन देखने में जितना कठिन लग रहा है बट उतना कठिन है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, आप काउंट कर लीजिए, जब जो सेगमेंट आपका जो सेगमेंट का एरिया निकलेगा इसका निकलेगा ना, आपने ये पढ़ा हुआ है फॉर्मूला किस सेगमेंट का एरिया निकलेगा, तो हमें इसका भी निकालना है। यहाँ भी ऐसे 2 बनेंगे, इधर भी 2 बनेंगे, तो 8 सेगमेंट बनेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो इसमें डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि इफ 2 and 1/2 आर द जीरोस ऑफ दिस, देन आपको बताना है कि पी और आर की वैल्यू क्या होगी। देखिए एक बात तो बताइए कि आपके सामने ये तो पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जीरो होती है क्या करती है, इसको सेटिस्फाई करती है। इफ 2 and 1/2 आर द जीरोस, इसके जीरोस गिवन है आपको, मींस एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2 निकाल लीजिए वैल्यू, है ना, तो 2 की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू यहाँ पर x = 2 रख के देख लीजिए, तो x = 2 रखेंगे अगर इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, p² × 2 प्लस r = 0, और ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 4p + 10 प्लस r = 0। इसी तरीके से x = 1/2 भी इसका 0 हो जाए तो x की वैल्यू 1/2 रख लीजिए, तो p × 1/2 होल स्क्वायर 5 × 1/2 प्लस r = 0, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/4 p को लिख लीजिए p/4 प्लस 5/2 प्लस r = 0। 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जाएगा p + 10 प्लस 4r = 0। मैंने पूरे इक्वेशन को क्या कर दिया है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4 2 10। ठीक है, मैंने 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो दो इक्वेशन हमारे सामने बन के आ गई हैं। अब इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये है इक्वेशन नंबर 2, सॉल्व करते हैं। यह है आपका 4p + 10 प्लस r = 0 एंड p + 10 प्लस 4r = 0। ठीक है, तो यहाँ पे इजीली इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तो 4p + 10 प्लस r = 0, ये हो जाएगा 4p + 40 + 16r = 0। ये हो जाएगा कैंसिल आउट हमारे पास, ये साइन हमारे चेंज हो जाएंगे बाय सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा -30, हो जाएगा -15r = 0 एंड ये आपके सामने आ गया है। इसकी वैल्यू देख लीजिए क्या आ जाएगा, -15, तो जाएगा -15r = 30 एंड r = हो जाएगा 30/-15, दिस = -2। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -2। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड में मैंने कैलकुलेशन किया है, तो आप लोग इसे देख लीजिए कैलकुलेशन किस तरीके से करना है। तो r की वैल्यू -2 आ गई, r की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, किसी भी इक्वेशन फर्स्ट वाले में रख लीजिए, तो हो जाएगा 4p + 10 प्लस r की वैल्यू आ गई -2, इसे लिख देते हैं -2 = 0, ये हो जाएगा 4p + 8 = 0 एंड 4p = -8 एंड वैल्यू ऑफ p = आ गया -2। तो p की वैल्यू -2 एंड द वैल्यू ऑफ r इज -2, ये आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपको जीरोस की इक्वेशन के दिए रहते हैं तो वहां पर वैल्यू रखिए, वहां से दो इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो जो भी आपके सामने वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। यही इस क्वेश्चन का इजी ट्रिक है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 39 का देखिए, 39 में आपके सामने क्या दिया हुआ है, क्या दिया था, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल है, इसका सरकमफ्रेंस आपका 100 सेंटीमीटर है। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr = आपको दिया है 100 सेंटीमीटर, यहाँ से r निकाल लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको अभी आगे। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2πr = कितना दिया हुआ, 100। ठीक है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज, आपके जो इसके अंदर स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर की आपको साइड कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है,
बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करिए, स्क्वायर का एक डायगोनल बना लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो एक बात बताइए कि जो इस स्क्वायर का डायगोनल है वो इस सर्कल का डायमीटर है। मैं लिख देता हूँ इस बात को, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है कि नहीं। देखिए जरा, स्क्वायर का जो डायगोनल है वो क्या है, सर्कल का क्या है, सर्कमफ्रेंस, सॉरी इस डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ डायमीटर। ठीक है, डायमीटर है इसका सर्कल का। ठीक है, ओके। नाउ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, अगर किसी को फॉर्मूला याद हो नोट कर लीजिए, इन छोटे छोटे फॉर्मूले को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, रूट 2 मल्टीप्लाई साइड, और डायमीटर ऑफ अ सर्कल, आपको सर्कल का डायमीटर पता होना चाहिए 2r। ठीक है, तो हमें यहाँ से साइड कैलकुलेट करनी है, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा 2r अपॉन रूट 2। एंड अभी r की वैल्यू आपको बताई थी, r की वैल्यू है 100 अपॉन 2 पाई, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 2, ये से कैंसिल हो गया 50, 50 मल्टीप्लाई 2 इज 100, तो 100 अपॉन रूट 2 पाई। अपॉन रूट में कोई भी हमारे पास आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 100, इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, हो जाएगा 100 रूट 2 अपॉन 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा पाई 50, तो 50 रूट 2 अपॉन पाई, तो 50 रूट 2 अपॉन पाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो राइट आंसर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करना है, समझना है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आप इजीली थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपसे इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इसमें है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस, आपको बताना कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा, तो सोचिए जरा इसके बारे में। ये 3 पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243। ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन इसके फैक्टर करने हैं आपने, और कैसे फैक्टर करने हैं, जो 3 की पावर में आ जाए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका बेस और बेस इक्वल हो जाएगा। तो अगर बेस इक्वल हो गए तो पावर भी आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये वाली ट्रिक हमने यूज करनी है। तो क्या लिख सकता हूँ इसे, ऐसे करेंगे तो ये आएगा 3 पावर 5। 3 पावर जो 5 होता है उसकी वैल्यू होती है 243। अब हमारे पास बेस इक्वल हो चुके हैं, और बेस इक्वल हो चुके हैं तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट है 243 पावर x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसे 3 पावर 5 लिख सकते हैं, फिर दोबारा हम इसे लिख देते 3 पावर 5, उसकी पावर कितनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसे क्या लिखेंगे, पावर की पावर क्या होती है, ये पावर इसकी पावर है, तो इसकी पावर है, तो ये मल्टीप्लाई होती है हमेशा, ये आपको रूल याद होंगे। ठीक है, तो 3 की पावर यहाँ 1 है, और ये आपके सामने आ चुका है। तो बेस आपका सेम, तो आपको क्या हो जाएगा, इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो पावर इक्वल अगर हो जाएगी तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5x 5y इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप पहले वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से, तो आ जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। ये इसको सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो ये जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से, अच्छा ये बात आप समझिए जरा, एक क्वेश्चन, एक चीज हमने यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन का, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने। तो इक्वेशन आ गई हमारे सामने, 5x प्लस 5y इक्वल टू 3। हमारे सामने इक्वेशन आ गई है, दो इक्वेशन। इन इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने हैं। तो हमारे पास कोई सी किसी भी टू लाइंस की जो है सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, या तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, या उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, या उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तीन कंडीशन हमारे पास होती है। ठीक है, तो इन तीन कंडीशन में से यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं कौन सा वाला काम करेगा।
यहाँ से A1 निकालो, A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू 1 एंड C1 इक्वल टू 5। इधर से A2 निकालिए, A2 इक्वल टू 5, यहाँ से B2 की वैल्यू निकाल लीजिए, B2 इक्वल टू 5, और यहाँ से C2 की वैल्यू निकाल लीजिए 3। कैलकुलेट करते हैं, A1 अपॉन A2 हो जाएगा 1/5, ठीक है। फिर निकालते हैं B1 अपॉन B2, 1/5। देखिए कहीं बार हमारे कैलकुलेशन में हो सकता है कि मिस्टेक हुई हो इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपके सामने है x-1। देखिए यहाँ पर हमने मिस्टेक करी हुई है कि ये जो पावर थी ये माइनस की थी यहाँ पर, ठीक है। इस पावर में x-y है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो ये माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस। इसी तरीके से हमारे पास जो B2 की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी, -5, और यहाँ पर ये आ जाएगा -5, ठीक है। अब आप देखिए कंडीशन कौन सी आ गई, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 हमारे इक्वल नहीं है। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये तो कंडीशन आ रही है। देखिए A1 अपॉन A2 1/5 आ रहा है, B1 अपॉन B2 -1/5 आ रहा है। इट मींस A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। और ये कंडीशन कब होती है, जब हमारे पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। आपको याद होगा ये यूनिक सॉल्यूशन के अंदर होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब यह है कि इस इन इक्वेशंस की क्या होगी, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। इट मींस ऑप्शन बी जो है। देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको दिया हुआ था और बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो इस तरीके से सेक्शन बी भी हमने अपनी वीडियो में आज कंप्लीट कर लिया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो केस स्टडी पे आपके जो सेक्शन सी है उसको हम डिस्कस करेंगे, केस स्टडी वाला। तो तब तक मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को, सेक्शन ए और सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे। इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, जो छोटे छोटे फॉर्मूले आपको बताए हैं, उनको आप नोट कर लेंगे। इस तरीके से आपका जो पेपर होगा, आपकी जो तैयारी होगी वो सबसे बढ़िया हो जाएगी और आप इजीली क्या करेंगे, टर्म फर्स्ट में बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड